अनम्यूट करके पढ़ा दो, क्यों? अनम्यूट करके पढ़ना है तो यहाँ आ जा क्लास में, अनम्यूट ही रहेगा, वहां तो म्यूट ही रहेगा। न्यूक्लियाई, चैप्टर नंबर 13। ठीक है, चैप्टर नंबर 13, न्यूक्लियाई। बहुत दूर है क्या? फोकस नहीं हुआ? अरे किसी और को भी दिक्कत आ रही है या एक दो को आ रही है? ब्लर ब्लर ब्लर। बुलाता हूँ बुलाता हूँ बुलाता हूँ बुलाता हूँ, टेंशन ना लो। हाँ, ब्लर 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 ब्लर, आई नो आई नो। यार बेल बजाऊं ऐसे बुलाऊं? कहाँ गए हो? वो स्किन ब्लर आ रही है, उनको बुलाना किसी को, स्किन ब्लर आ रही है इधर, स्किन स्किन ब्लर आ रही है। हाँ? राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं, जहां तक सुन तो लो, थोड़ी सी रामायण में स्टार्ट तो कर दूं। न्यूक्लियाई की बात करेंगे तो न्यूक्लियाई, इससे पहले एटम की बात की थी। आ रहे हैं, वो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, जब तक आप सुन लें। इससे पहले अपन ने बात की थी एटम। एटम में रदरफोर्ड ने ये बोल दिया था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस। अब उस न्यूक्लियस की ही बात करेंगे, और न्यूक्लियस में स्किन ब्लर आ रही है उधर उधर। सही होगी? अरे पहले ब्लर थी बच्चे, तो अपने आप वो ऑटो ऑटो को बंद कर देना। हाँ, नहीं वो अपने आप, क्या पता कभी कभी ब्लर हो जाती है। चलो, दिख रहा है अब? तो न्यूक्लियाई की बात कर रहे थे। न्यूक्लियाई में इससे पहले एटम अपन ने पढ़ा, एटम में ये देखा था कि पॉजिटिव, क्लियर है, ठीक है। इससे पहले जो अपन ने देखा था कि एटम एटम में पॉजिटिव चार्ज सेंटर में प्रेजेंट है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है इसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन को हटा दो, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के बाद जो स्टडी होगी, वो रिमेनिंग पार्ट विच इज नॉन एज न्यूक्लियस, उसी की स्टडी करनी है। ठीक है, एक गौतम कुमार केसरी, अब झूठ नहीं बोलेगा, झूठ बोलना पाप है। देखो, अब इसी की पार्ट की बात करते हैं, तो सबसे पहला ही क्वेश्चन मेरा जो जनरेट होता है, क्या टोटल पॉजिटिव चार्ज एक जगह हो सकते हैं क्या? न्यूक्लियस तो होती ही नहीं। भाई टोटल पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे पे क्या लगाएंगे? वो रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? न्यूक्लियस होनी नहीं चाहिए, अनस्टेबल होती हो तो ब्रेक डाउन हो जाती। फिर फिर अरे होगा ना, तो फिर न्यूक्लियस तो होनी नहीं चाहिए थी, फिर न्यूक्लियस है, इसका मतलब क्या है? मैजिक, जादू। वही जादू हुआ यहाँ पे। इन्होंने देखा कि ये जब पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन हटाने के बाद जब उसी के पार्ट की बात करें जो अंदर पॉजिटिव चार्ज था, तो उनके बीच में लगना चाहिए था रिपल्सिव फोर्स, और उसको तो प्रेजेंट होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि टोटल पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। तो इन्होंने जब इसकी स्टडी की थ्रू इन्होंने इसमें जितने भी पॉजिटिव चार्ज है उनका मास फाइंड किया। किसका? पॉजिटिव चार्ज का मास। मास ऑफ पी लिख देता हूं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज। फिर उन्होंने इस पूरी न्यूक्लियस का वेट किया, एक तो इसके जो पॉजिटिव चार्ज है उनका वेट फाइंड किया, और फिर इस न्यूक्लियस का वेट फाइंड किया। भाई पॉजिटिव चार्ज ही होता तो इक्वल आना चाहिए था, लेकिन इसमें डिफरेंस था, इसमें
डिफरेंस था कि जितने भी पॉजिटिव चार्ज है, और ये मास ऑफ न्यूक्लियस लिख देता हूँ, कैपिटल एन, दैट इज न्यूक्लियस, पी मतलब पॉजिटिव चार्ज। जब ये इन्होंने जितने भी पॉजिटिव चार्ज थे उनका वेट किया, फिर इस टोटल न्यूक्लियस का वेट किया, मास का मास निकाल के, तो ये दोनों सेम होने चाहिए थे। जब उन्होंने बोला कि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में, तो सेम होने चाहिए थे, लेकिन ये सेम नहीं था। मास ऑफ न्यूक्लियस इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर और कुछ पार्टिकल्स भी है, तभी तो उसका मास ज्यादा हुआ, नहीं तो ज्यादा क्यों होता। तो इसका मास ग्रेटर देन मास ऑफ टोटल पॉजिटिव चार्ज, तो ज्यादा होने का मतलब उसमें कुछ और भी है जो पहले डिस्कवर नहीं हुए थे। तो फिर इसकी स्टडी हुई, तो इसमें एक और पार्टिकल्स प्रेजेंट था, विच इज नॉन एज न्यूट्रॉन। और जिसको डिस्कवर किया था किसने, जेम्स चैडविक। एक जेम्स चैडविक भाई साहब थे अपने, उन्होंने डिस्कवर किया है। क्या फाइंड हुआ, न्यूट्रॉन। और ये जो न्यूट्रॉन है, ड्यू टू न्यूट्रॉन्स दीज पॉजिटिव चार्ज आर बॉन्डेड विद ईच अदर। होता ये डिस्कवर इसलिए नहीं हुआ था कि इस पे कोई चार्ज नहीं था, तो वहां गोल्ड फॉइल से ये इफेक्ट ही नहीं हुआ। जब गोल्ड फॉइल से इफेक्ट ही नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा, डिस्कवर ही नहीं हुआ। भाई दिखते तो है ही नहीं, दिखने के साथ साथ वहां गोल्ड फॉइल पे कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ, तो कैसे कह सकते हो कि कोई पार्टिकल। तो ये वहां इसलिए डिस्कवर नहीं हुआ था क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं था। तो ये उस गोल्ड फॉइल के थ्रू कहीं इफेक्ट ही नहीं हुआ, जैसा जाना था वैसे ही गया। लेकिन इसकी डिस्कवर हुई, तो जेम्स चैडविक ने एक और पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर फाइंड किया, विच इज नॉन एज न्यूट्रॉन। और ये न्यूट्रॉन क्या करता है, देखो ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स एक्ट होगा। तो न्यूट्रॉन इस तरीके से अरेंज होता है, उस पर चार्ज तो नहीं होता, चार्जलेस पार्टिकल है, लेकिन वो इस तरीके से अरेंज होता है कि इनके बीच में एक ऐसे बॉन्ड जनरेट कर लेता है। अब बॉन्ड जनरेट करने का मतलब क्या हुआ, देखो ये पॉजिटिव पॉजिटिव, इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स था, ये मान लो एक ही रिपल्सिव फोर्स है, लेकिन इस न्यूट्रॉन ने उसको कैसे बॉन्ड किया, इस तरीके से। तो इसके कंपेयर में ये फोर बॉन्ड बन गए। फोर बॉन्ड बनने का मतलब वो स्ट्रॉन्ग हो गया, बॉन्डेड हो गया, इसलिए ये न्यूक्लियस ब्रेक नहीं हुई थी। वो और ज्यादा बॉन्डेड फोर्स से अट्रैक्शन के साथ पैक सरफेस थी, ड्यू टू न्यूट्रॉन विच इज चार्जलेस पार्टिकल्स। ठीक है। अब इसी फोर्स को, जो अंदर फोर्स लगता है, उस फोर्स को न्यूक्लियर फोर्स देते हैं, उसकी भी स्टडी बढ़ेंगे। न्यूक्लियर फोर्स विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन नेचर, but it apply a very smallest distance, 10 की पावर माइनस 15 मीटर, न्यूक्लियस की साइज इतनी कम डिस्टेंस पे अप्लाइड होता है, लेकिन नेचर में स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, ध्यान रहे। हाँ, उसकी भी स्टडी करेंगे न्यूक्लियर फोर्स की, लेकिन अभी तो अपन छोटी छोटी स्टडी करेंगे चैप्टर्स में जो स्टार्ट हुआ है उसकी। तो सबसे पहले तो ये, अब इसके अंदर क्या क्या फाइंड हुआ, उनकी एक एक छोटी छोटी डेफिनेशंस। सबसे पहले प्रोटॉन, प्रोटॉन की अपन स्टडी कर चुके हैं, इट इज अ फंडामेंटल पार्टिकल्स, पॉजिटिव फंडामेंटल पार्टिकल्स। और मास ऑफ प्रोटॉन्स पहले ये आ चुका है कितना, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg पहले लिख चुके हैं। अभी कोई जरूरत लिखना हो तो लिख लेना, नहीं तो मत लिखना। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.67, इसका अब यही दोनों की बात कर रहे हैं, तो इस पे 2, इस पे 4, 10⁻⁻27 kg। तो बुक्स में ये भी लिखा होता है कि न्यूट्रॉन विच हैज दी स्लाइटली ग्रेटर देन, स्लाइटली क्यों, क्योंकि 4 है यहाँ पे 2 है, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन्स ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन भी होता है। ठीक है, ये छोटी छोटी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। थर्ड, न्यूक्लियॉन्स, व्हाट इज द न्यूक्लियॉन्स, क्या होंगे न्यूक्लियॉन्स। हाँ, दोनों को कंबाइन कर दो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, जो
न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं उनको ही नाम देते हैं अपन न्यूक्लियॉन्स. तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम collectively known as न्यूक्लियॉन्स. न्यूक्लियंस क्या होंगे? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, या न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों को ही क्या नाम देते हैं? कलेक्टिवली नॉन एज न्यूक्लियॉन्स. ठीक है. फिर उसके बाद एटॉमिक नंबर, छोटी छोटी डेफिनेशन है जो पढ़ रहे हैं अपन. चैप्टर आज, या आज तो नहीं होगा लेकिन कल एंड है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है ना. एटॉमिक नंबर, पहले एटॉमिक नंबर पढ़ लेते ना, फिर एटॉमिक मास बाद में पढ़ेंगे. एटॉमिक नंबर जिसको लिखते हैं जेड. क्या होता है एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर या मास नंबर, जल्दी जल्दी बोलते जाए. एटॉमिक नंबर जेड या एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही होते हैं केवल. एटॉमिक नंबर जेड है तो एटॉमिक नंबर क्या होती है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस. इसको ही क्या नाम देते हैं? द नंबर ऑफ, आउट ऑफ रेंज नहीं गया, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ठीक है, उनको ही क्या नाम देंगे? एटॉमिक नंबर. फिर बात करें अपने पास मास नंबर. मास नंबर क्या होता है? मास नंबर ए से लिखते हैं मास नंबर को. क्या होते हैं मास नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दोनों को ही क्या नाम देते हैं? इधर लिख दूं यार, मास नंबर को देख ही नहीं रहा होगा, इधर से जाने दें. चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, छोटी छोटी डेफिनेशन से स्टार्ट होगा और ऐसे ही फिनिश हो जाएगा. जेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं लेकिन न्यूट्रल एटम में. कोई चार्जेबल है जो जेड प्लस वन, जेड मतलब एटॉमिक नंबर के साथ कोई चार आयोनाइजेशन फॉर्म में तो नहीं होंगे. इलेक्ट्रॉन तभी होंगे जब न्यूट्रल होगा. फिफ्थ क्या बात कर रहे थे अपन? एटॉमिक मास है ना. एटॉमिक मास जिसको नाम दिया था अपन ने ए. एटॉमिक मास मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उन्हीं को क्या नाम दिया है? मास नंबर ए. और इनकी बात करें तो ए इक्वल टू कितना हो गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यही नंबर ऑफ एटॉमिक, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एन, तो ये किसके इक्वल हो गया? जेड प्लस एन. ये फॉर्मूला भी बार बार यूज होगा, ध्यान रखना है. ए इक्वल टू जेड प्लस एन. जेड इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज एन. ठीक है. फिर उसके बाद में बात करें अपने पास न्यूक्लियर मास कितना होगा? न्यूक्लियर मास 6. न्यूक्लियर मास कितना होगा? न्यूक्लियर मास टोटल मास भाई. न्यूक्लियर मास का मतलब न्यूक्लियस में कौन कौन? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो यहाँ तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन. तो यहाँ पे तो मास है, ये मास, यहाँ पे नंबर थे. एटॉमिक मास में नंबर है और न्यूक्लियर मास में मास है. ठीक है. आई छोटी छोटी डेफिनेशन है जो ध्यान रखनी है आपको. और किसी भी इनको रिप्रेजेंट करते हैं तो अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जिसको न्यूक्लियाइड नाम देते हैं, न्यूक्लियाइड की फॉर्म में. न्यूक्लियाइड्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये कोई भी पार्टिकल है एक्स,
इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो दो तीन तरीके होते हैं, यहाँ पे जेड लिखा होता है और यहाँ पे ए लिखा होता है, चाहे तो ऐसे रिप्रेजेंट करो या फिर इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया होता है, ए यहाँ पे होता है जेड यहाँ पे होता है, बहुत सी जगह ये ए इधर बैक साइड में भी होता है। तो जो भी ये नीचे है जेड, ये तो है एटॉमिक नंबर, और जो ऊपर लिखा हुआ है ये एटॉमिक मास। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है जेड एटॉमिक नंबर, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बोल सकते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही क्या है, ठीक है, और ये मास एटॉमिक मास। अब आती है इससे भी छोटी छोटी और डेफिनेशंस। 6 हो गए, 7 के बाद आइसो टॉप्स, आइसोमर्स, आइसोबार्स पढ़े हैं आपने, तो उन्हीं की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियर मास में, अरे न्यूक्लियर मास का मतलब न्यूक्लियस में जो जो है उनका मास। न्यूक्लियस में कौन कौन है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उनका मास। आइसोमर्स हाँ सभी पढ़ेंगे ना। मतलब पढ़ाई करने आते हो, क्या करने आते हो? पूछ रहे हो किसी को प्रपोज किया है, ये किया है, वो यार क्या क्या बातें आती तुम्हारे दिल में? पढ़ाई की भी आती है क्या कभी कभी? पढ़ाई की भी आती है क्या, या ऐसी फोकट बातें आती रहती दिमाग में? ये तो आती नहीं होगी कि पढ़ाई कर लें, ये कर लें, वो कर लें। पागल जैसी बातें करते रहोगे। मैं केस कर दूंगा तुम सब पे मिलके कि मुझे बिगाड़ दिया तुम सब ने मिलके। ध्यान रखना। हाँ सबके कमेंट रिकॉर्ड होता ही है, और मैं बिगड़ गया ना तो केस कर आऊंगा मैं, मुझे बिगाड़ दिया तुम सब ने मिलके। डेफिनेशन आइसोटॉप्स, सबसे पहली फर्स्ट डेफिनेशन आइसोटॉप्स। क्या होता है आइसोटॉप्स? देखो याद, बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज जो होते हैं वो ध्यान रखें। आइसोटॉप, टॉप का मतलब ऊपर वाला, और ऊपर वाला क्या है? डिफरेंट। आइसोटॉप्स का मतलब, टॉप का मतलब ऊपर, और ऊपर कौन? ए, ये डिफरेंट। यानी कि मैं शॉर्ट में लिख दूं, ए डिफरेंट बट जेड सेम। जेड का मतलब आप समझ गए ना, एटॉमिक मास डिफरेंट एंड एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम, विच इज नोन एज आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स का मतलब बोलो, एग्जाम्पल बोलो। 1H1, 1H2, 1H3, नाम पता है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। देख लो सबका जेड तो सेम, ए सबका डिफरेंट, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ऐसे ही लिथियम के साथ भी होता है, एल के साथ। एल आई कितना एटॉमिक नंबर? 3। एटॉमिक मास 6 और 7 दोनों होते हैं। नेक्स्ट आइसोबार्स। आइसोबार पहले वाले का जस्ट उल्टा, एक याद रखो। ए क्या होगा यहाँ पे? सेम। जेड क्या होगा? डिफरेंट। अब कैसे भी याद रख दो, देखो दो ट्रिक है अपने पास। क्या लिख रहे हो? एयर का मतलब हार्दिक, RRRCA मतलब कैल्शियम, ऑर्गेनियम, ये लिखा है क्या? AR कोलोंगिन कैल्शियम, क्या रेट हो यहाँ पे हो। आइसो बार की बात करें, ए सेम का मतलब मैं बोल रहा था दो ट्रिक, या तो टॉप डिफरेंट ध्यान रखो, या नीचे बार, बार को ध्यान रखो, बाहर से, बाहर का मतलब मास,
जिनका मास सेम हो। अब वो जैसी ट्रिक आपको पसंद आए वो ध्यान रहे। एक एग्जाम्पल नंबर 1, कोई एग्जाम्पल देगा? कैल्शियम सल्फर वाला ले लो या हाइड्रोजन हीलियम ले लो। हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, एटॉमिक मास हाइड्रोजन पे कितना? अपन ले सकते हैं 1 भी ले 3 ले सकते हैं। हाइड्रोजन का मतलब ये रहा ना यहाँ, और इसका भी कितना होता है 3, तो 3 3 दोनों पे 3, यानी कि ए तो सेम है बट जेड डिफरेंट है। सेकेंड सेकेंड लोगे तो कैल्शियम सल्फर, कैल्शियम क्लोरीन और सल्फर। कैल्शियम में तो 20 आ जाएगा, 20 नहीं होगा। 17 16 37 37, या आइसोबार। आइसोबार के बाद कार्बन नाइट्रोजन, ऑर्गन कैल्शियम भी ले सकते हो। फिर उसके बाद आइसोटोन्स 10। इधर के जाने दो क्या? आइसोटोन्स, तो टोन्स में तो ऐसे ही आ रहा है, कौन सेम? न्यूट्रॉन्स। आइसोटोन्स का मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन को किससे लिखा था? एन से। एन सेम, ठीक है। और सेम न्यूट्रॉन्स, इसके एग्जाम्पल इधर ले लेता हूं मैं। इधर का जाने दें, जाने दें, जाने दें। क्योंकि इस चैप्टर में जो मेन पार्ट था हाफ लाइफ मेन लाइफ, वो तो डिलीट पोर्शन में डाल रखा है, तो चैप्टर में बचा गया ये छोटा मोटा छोटा मोटा। मैं हाफ लाइफ मेन लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आते थे जो किसमें? डिलीटेड पोर्शंस में। तो बचा कौन? छोटे छोटे पार्ट। हाफ लाइफ मेन लाइफ इधर से रेडियो एक्टिव डीके लो, डीके लो ही तो था मेन, वहीं से क्वेश्चंस होते थे जो मेन है हाफ लाइफ मेन लाइफ वाले, तो वो तो खत्म डिलीट में। तो ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ही बच रहे हैं। तो इस चैप्टर से कोई क्वेश्चंस होगा तो छोटा मोटा ही कोई क्वेश्चंस होगा 1-2 मार्क्स का। मेंस की बात नहीं कर रहा मैं। क्लास किस में बैठा है? मेंस में बैठा है, बोर्ड वाली क्लास में बैठा है। 11 नंबर आइसो नहीं, उसके एग्जाम्पल की बात कर रहे थे, न्यूट्रॉन आइसोटोन्स के। तो एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल क्या क्या लोगे आइसोटोन्स के? कैल्शियम और पोटेशियम ले लो, क्लोरीन और पोटेशियम ले लो। 20 एंड क्लोरीन है ना 17 19, 17 19 37, और पोटेशियम का कितना होता है? 39। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालोगे तो अभी अभी पता था 37 माइनस 17 कितने आए, और इसके निकालोगे तो कितने आ रहे हैं? 39 माइनस 19 कितने आए? 20। देख लो सेम है। एग्जाम्पल नंबर 2, हीलियम का मास तो 4 होता है ना। अरे कहाँ चले गए हीलियम पे? अरे आइसोटोन्स में आते हैं देखना। ऐसे तो हाइड्रोजन का 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है। HgPu, HgPu, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का एटॉमिक नंबर 80, 79, और एटॉमिक मास 198 197। सोल्व कर लेना, इसमें भी सेम ही आएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, वो आप सोल्व करें। फिर उसके बाद कितनी हो गई? 10 11 आइसो मर्स, आइसो मर्स, आइसोमर में क्या होंगे?
same atomic number and same mass number but different energy states. सेम एटॉमिक नंबर यानी कि जेड, सेम ए, सेम बट डिफरेंट एनर्जी स्टेट। ठीक है, दोनों सेम है लेकिन उनकी एनर्जी स्टेट्स क्या होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट। उसको ही क्या नाम देते हैं, आइसोमर्स। अब एक आता है एटॉमिक मास यूनिट AMU, 12th। ये वो तो कंप्लीट हुए, आइसोमर, आइसोटोन्स, आइसोबार। नेक्स्ट टॉपिक आता है, लेकिन नंबर से चलना, एटॉमिक मास यूनिट AMU। AMU कैसे डिफाइन करते हैं इसको, AMU को 1/12 ऑफ द एक्चुअल मास ऑफ कार्बन 12, 1 बाई, इसको इट इज डिफाइन एज 1/12। मैंने आगे की लैंग्वेज नहीं लिखी है। एटॉमिक मास यूनिट AMU इज डिफाइंड एज द 1/12 of the actual mass of the carbon 12 atom, mass of a C12 atom। और इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, AMU को चेंज करेंगे तो अरे इसको चेंज करेंगे, AMU की वैल्यू कितनी होती है, 1 AMU को केजी में चेंज करोगे तो इधर जाने दूं, कितना होता है 1 AMU में, 1.66 और होती है, लेकिन 1.66 ही ध्यान रखो आप। तो मैं तो 1.6 की ही बोलूंगा आपसे, 27 kg जो प्रोटॉन का मास होता है 1.67, वो याद कर लो। ठीक है, 1.660539 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इनके मास यहाँ उसमें यूज होते हैं, लेकिन छोड़ो। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को तो मैंने चेंज करना बता ही दिया था। आइसोमर के एग्जांपल, अरे एग्जांपल ग्राउंड स्टेट से कहीं किसी पर्टिकुलर स्टेट में जाए जहां पे एनर्जी स्टेट डिफरेंट होती है, एटॉमिक मास जेड सेम हो, मतलब एनर्जी स्टेट चेंज हो रही है लेकिन कोई भी एटम के लिए लैंग्वेज में होगा वो, उसमें नहीं होगा। हार्दिक साहनी -27 ही होता है भाई, 19 नहीं होता यार। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात कर रहा है क्या, मैंने सोचा वहां की बात कर रहा है। ईवी को तो चेंज करना बता ही दिया था, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, जूल में चेंज हो जाता है। एक ऐसे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, उसको भी चेंज करते हैं अपन, दिए हुए थे ना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वो कितना होता है 1 AMU में, और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिलेशंस क्या होता है, 1 AMU इक्वल्स टू, ये ध्यान रखना न्यूमेरिकल में यूज होगा, 931 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नहीं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 931 MeV, 1 AMU इक्वल्स टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होता है। छोटी छोटी डेफिनेशन, न्यूक्लियर, अब आएगी अगली डेफिनेशन, न्यूक्लियर साइज, न्यूक्लियर साइज आर। न्यूक्लियर साइज क्या होती है, द एनर्जी के बराबर कैसे, मास एनर्जी के बराबर कैसे, अरे इसको चेंज करते हैं। रिलेशन आता है E = MC² से,
उसमें एम और सी की वैल्यू रखोगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और सी की वैल्यू सोल्व करोगे तो यही आएगी। ठीक है, 931.5 मान ले। न्यूक्लियर साइज क्या होती है? अरे न्यूक्लियर साइज देखो, जितना ज्यादा उसका वॉल्यूम होगा, भाई 3D स्ट्रक्चर है तो वॉल्यूम की बात करेंगे, एरिया की बात नहीं करेंगे। वॉल्यूम ज्यादा होने का अंदर उसके अंदर मास नंबर भी क्या है, ज्यादा है। यानी कि एक स्टेटमेंट होता है, दिस द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर ए। क्या बोला है मैंने? दी, डायरेक्ट लिख दूं वॉल्यूम, या लिख लो चलो, वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसका मतलब, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मास नंबर ए, है ना। तो वॉल्यूम कितना हो गया? 4/3 पाई आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। होगा नहीं होगा? 3D स्ट्रक्चर है ना, तो 4/3 पाई आर क्यूब ही आएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। यहाँ पे ध्यान दें, ये आर 4/3 पाई तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में चला गया, कांस्टेंट है, तो क्या आ गया ये आर इक्वल्स टू, कांस्टेंट भी ले लूं साथ के साथ, ए की पावर 1/3, भाई कांस्टेंट ले लें या ऐसे लिख लो तुम, तो ए की पावर 1/3, इसका वाले 4/3 तो इसमें चले गए कांस्टेंट में, ये पावर उतर गई तो, और कांस्टेंट लेते हैं आर नोट ए की पावर 1/3, क्या लेके चलते हैं आर नोट, और आर नोट का नाम क्या है? कांस्टेंट, जो किसको डिफाइन करता है? रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स को। आर नोट इज अ कांस्टेंट which defines the range of nuclear force, which defines the which defines the nuclear force, range of nuclear force। और इसकी वैल्यू फिक्स है आर नोट की। आर नोट की वैल्यू कितनी होती है? आर नोट की वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर ले लो, या 1.2 FM फर्मी मीटर ले लो, या फेम्टोमीटर, कांस्टेंट है ना, वैल्यू फिक्स है। ठीक है, फिर आती है न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियर डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होती है? न्यूक्लियर डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल टू क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, बस वही फॉर्मूला लगेगा। अब मास पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें तो अपने पास स्मॉल एम, वहां पे लेके चलते हैं एवरेज मास ऑफ द न्यूक्लियंस। क्या लेके चल रहे हैं? स्मॉल एम, एवरेज मास ऑफ दी, भाई न्यूक्लियंस का मतलब ये हो गया, इसमें न्यूक्लियस के अंदर क्या पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है, तो वहां पे अपन बात किसकी करते हैं? एवरेज मास ऑफ दी न्यूक्लियंस। ठीक है। और मास नंबर, तो मास नंबर कितना हो जाएगा? अरे मास नंबर कितना होगा? m इंटू ए, भाई ए तो था टोटल, लेकिन एवरेज मास लेके चलते हैं इसलिए टोटल m इंटू ए हो जाता है, और m इंटू ए हो जाएगा। आर नॉट की यूनिट गलत लगा रखी है। गलत क्यों है यार? फेम्टोमीटर ही तो है, 10⁻⁻15 मीटर ही होती है, 1.2 फर्मी मीटर होगी। सही है। कौन है? लोगन। सही है बेटा। मीटर की अलग पावर आ रही है? नहीं आ रही, सेम है, 10⁻⁻15 ही है।
एम ए, तो मैं डायरेक्ट डेंसिटी की बात कर लूं, न्यूक्लियर डेंसिटी इक्वल्स टू रो एम लिख दूं, एन यू लिख दूं, या जैसे भी आपकी इच्छा हो। ठीक है, रो एन यू यानी कि न्यूक्लियर डेंसिटी ऐसे लिख देता हूँ, डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना 4/3 पाई आर क्यूब, आर की वैल्यू रख दो आर नॉट ए की पावर 1/3 रखी थी उधर, तो ये वैल्यू कितनी आ गई एम ए अपॉन 4/3 पाई, आर की वैल्यू कितनी आर नॉट, इस पे क्यूब आ गया, ये ए, चाहो तो ए से ए को निपटा दो, तो वैल्यू रो एन यू इक्वल्स टू एम अप 3 ऊपर चला गया 3m अपॉन 4 पाई आर नॉट क्यूब, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, यानी कि ध्यान रहे न्यूक्लियर डेंसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन ए, यानी कि मास नंबर उस पर डिपेंड नहीं करेगी, नहीं करेगी। ठीक है, मास समझ नहीं आया, मास समझ नहीं आया मतलब ये इसकी बात कर रहे हो क्या एम ए? अरे ये एवरेज मास, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, तो उनका मास नंबर लेते हैं, तो दो एवरेज करके लेते हैं, एवरेज मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स, यानी कि एक न्यूक्लियॉन्स का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का एवरेज मास कितना है एम, तो टोटल कितना हो जाएगा एम इंटू ए। मास नंबर और एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, भले ही लिखा थी यार स्टार्टिंग में डेफिनेशन, मास नंबर तो है ए, एटॉमिक मास का मतलब होता है नंबर ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, दोनों अलग अलग हैं, एक तो है नंबर और एक है मास। स्टार्टिंग में लिखाई थी ना, देखो डेफिनेशन लिखाई है मैंने, ऐसा ना करें। इसके नीचे जरूर ध्यान रखना, रो एन यू डज नॉट डिपेंड्स ऑन किस पे, ए का मतलब मास नंबर पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? न्यूक्लियर फोर्स जो न्यूक्लियस में अप्लाई होता है, जो शॉर्ट रेंज होता है, ये ध्यान रखना, इनकी डेफिनेशन ध्यान रखना, और इसकी कुछ प्रॉपर्टी लिखाऊंगा मैं, वो पूछ लेते हैं व्हाट इज द न्यूक्लियर फोर्स, राइट डाउन 2 प्रॉपर्टीज या 3 प्रॉपर्टीज। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर में, ये भी ध्यान रहे। सर आर नॉट की वैल्यू गलत लग रही है, अरे यार क्यों पीछे पड़ रहे हो? गलत लग रही है ना, कोई गलत नहीं है, विश्वास करो इतना तो। ठीक है, पूरा तो पढ़ाओ, पूरा क्या पढ़ाऊं? यही तो है, पूरा क्या पढ़ाऊं अब लोगन? 1.3 आता है, अरे यार क्यों पीछे पड़ रहे हो? 1.3, 1.2 की जगह 1.3 आता है, यूं बोल रहा होगा, पागल बनाते बच्चे। पढ़ ले पढ़ ले पढ़ लो, पहले चैप्टर खत्म कर दें, फिर टाइम बचेगा ना, तो अपन दोनों बैठेंगे बातें करेंगे 1 घंटे तक, 1 घंटा बचा तो। इस पे आ जाओ, न्यूक्लियर फोर्स पे। ठीक है, जाने कहाँ चले जाते हैं, गलत है वो है, गलत है तो कोई दिक्कत नहीं, जो आपको याद है वो लिख देना, मैं मना नहीं कर रहा, मेरे को जो याद है मैंने वो लिख दिया, मैंने बोल दी सही है सही है सही है, फिर भी नहीं। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, लिख लो, ये स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन फोर्स है और कुछ भी नहीं है, एक्टिंग बिटवीन द न्यूक्लियर्स, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट attraction force between nucleus। ठीक है,
इट इज नॉन एज न्यूक्लियर फोर्स। और इसकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में फर्स्ट यही, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट, ईएसटी नहीं, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। और स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स में ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिक की बात करोगे तो ये कितना है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और ये न्यूक्लियर फोर्स। एन लिख दूं, 1/10⁻36 10⁻38। देख लो 38 है उसकी वैल्यू, छोटा मोटा नहीं है वो, लेकिन लगता बहुत कम जगह पे है, वही बात अलग है। शॉर्ट रेंज फोर्स भी नाम देते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज ही है। नंबर 2, ये क्या होते हैं, शॉर्ट रेंज, शॉर्ट रेंज फोर्स। हेलो भाई, अभी क्लास चल रही है, अभी करूँ थोड़ी देर बाद। हाँ, शॉर्ट रेंज फोर्स ये कौन सा है, शॉर्ट रेंज फोर्स यानी कि स्मॉलेस्ट डिस्टेंस पे ही एप्लीकेबल है, लॉन्ग डिस्टेंस पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बात करें, ये अभी भी पीछे पड़े होगी, वैल्यू अलग होगी, वो होगी, कोई दिक्कत नहीं, अलग होगी तो। ये होते हैं नॉन सेंट्रल फोर्स होते हैं, नॉन सेंट्रल फोर्स भी नाम दे सकते हैं। थर्ड, नॉन सेंट्रल फोर्स। नॉन सेंट्रल फोर्स के बाद में नंबर 4, बहुत है 3 की ओर लिखा है, स्पिन इंडिपेंडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के जो रिवोल्यूशन है उस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, वो भी लिख सकते हो आप। एफ जी क्या है, अरे यार, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। ठीक, तीन ही बहुत है, और फोर्थ लिखना चाहो तो लिख लो। 3 मीन्स, 3 मीन्स 3। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रेस्ट मास क्या होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट, मतलब न्यूक्लियस जो रेस्ट में हो तो वो रेस्ट मास होगा। उसके बाद अपन बात करें लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मास, तो मास और एनर्जी कंजर्व हो उसको कंजर्वेशन नाम देते हैं। मेन टॉपिक की बात करते हैं, मास डिफेक्ट और एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी, दो टॉपिक एक साथ डिफाइन करूंगा मैं। तो उसके लिए यहाँ तक सबका कंप्लीट हो गया हो तो एक थोड़ी सी स्टोरी जनरेट करते हैं। स्टोरी क्या है, बात कर रहे हैं मास डिफेक्ट की, किसकी, मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी दोनों आ जाएंगे इसमें। मास डिफेक्ट जिसको नाम देते हैं डेल्टा एम। अब होगा क्या, ये मास डिफेक्ट समझने की पूरी पूरी कोशिश करें। सेंट्रल मीन्स पता नहीं है मेरे को, आपने पढ़ लिया होगा सब। अब यार रेजोनाइट जबरदस्ती पूछ रहा है, मैं एक भी क्वेश्चन का जवाब ही नहीं दूंगा, फिर बोल ज्यादा उटपटांग क्वेश्चन पूछोगे मेरी नेगलेक्ट कर दूंगा बिल्ली। बिल्कुल नेगलेक्ट होने के बाद काम खत्म, फिर पूछते रहना फिर क्वेश्चंस, फिर जो आपको नहीं आया होगा ना समझ में वो भी फिर पूछते ही रहना। बढ़िया, मैंने लिखवाया। सेंट्रल और नॉन सेंट्रल पता नहीं है आपको, सेंटर पे जो अप्लाई होते हैं दोनों, ग्रेविटेशनल फोर्स, और इनमें नहीं पढ़ा आपने, सब पढ़ रखा है। मास डिफेक्ट की बात करें डेल्टा एम, तो इसकी स्टोरी है थोड़ी सी, छोटी सी स्टोरी, जो छोटी सी स्टोरी पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो, ये आप और ये आपका फ्रेंड, दो जने
मास डिफेक्ट और एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी को समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया। आप और आपके फ्रेंड्स दोनों कोटा में आए, रूम लिया। स्टार्टिंग बहुत पहले जब 100 रुपए की वैल्यू होती थी, ज्यादा बड़ी वैल्यू लेने की जगह में, मान लो आपके रूम का रेंट कितना है, 100 रुपीज। ठीक है, रूम के रेंट थे 100, तो दोनों ने कितना लिया, अरे कितना, रूम का रेंट कितना हो गया, 200। अब ये 200 हुआ आफ्टर 2-3 मंथ्स। यहाँ पे रहने के बाद पता लगा आपको कि यार अपन दोनों साथ के साथ रहते हैं, थोड़ा सा रेंट कम हो जाएगा। तो मान लो ये 150 रेंट हो गया और दोनों एक साथ ही रहने लग गए, दोनों एक साथ रहने लग गए। अब जब दोनों एक साथ रहने लग गए तो फिर क्या होगा, थोड़े टाइम बाद वापस दोनों में खटपट, दोनों की लड़ाइयाँ स्टार्ट। ये वो नहीं करता, ये वो नहीं करता, मुझे पढ़ने नहीं देता, मोबाइल चलाता है, खाना खाता है थोड़ी सी। अब ये दोनों, भाई इसने कितने दिए उस केस में, 75, इसने कितने दिए, 75। यही हुआ। अभी दोनों जैसे ही वापस अलग होना चाहते हैं, टूटना चाहते हैं, लेकिन टूट नहीं रहे हैं। क्यों, इसको 25 रुपए एक्स्ट्रा और इसको भी 25 रुपए एक्स्ट्रा मिल प्रोवाइड हो, तो ये टूट जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो ये जो एनर्जी किसी न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, क्या बोल रहा हूँ, किसी न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन, ये एक न्यूक्लियस है, इसको ब्रेक डाउन करने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना, क्योंकि मैं इसको 25 दे दें तो ये ब्रेक होगा नहीं होगा, तो उसको यहाँ पे एनर्जी लेके चलो, एनर्जी लेके चलोगे तो क्या होगा, टूट जाएंगे। यानी कि दी एनर्जी विच रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन दी न्यूक्लियस, विच इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या है, नाम तो बाइंडिंग आ रहा है, लेकिन दी एनर्जी विच रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है उसको क्या नाम देते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। वो तो बाइंडिंग हो गई। अब मास डिफेक्ट क्या है वो देखो। जो स्टेबल, ये तो अलग अलग थे, अलग अलग थे तो कितना, 200। जब कंबाइंड रहे तो ये ध्यान रखें, जब कोई न्यूक्लियस कंबाइंड होता है उसका मास जब वो अपने कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाता है उससे कम होता है। तो इस डिफरेंस को ही क्या नाम देते हैं, मास डिफेक्ट। यानी कि जब स्टेबल होगा ना, स्टेबल न्यूक्लियस का मास वो डिक्रीज होता है कंपेयर टू इट्स कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे मास डिफेक्ट की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, डेल्टा एम। भाई किसका मास, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर कौन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वही कंपोनेंट्स है, उनको ब्रेक डाउन किया। तो मास डिफेक्ट की वैल्यू बात करेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मास किसका, प्रोटॉन का, लेकिन टोटल मास नहीं आया, तो एक प्रोटॉन का मास आया। प्रोटॉन कितने होते हैं, एटॉमिक नंबर के इक्वल। एमपी लिखता तो केवल एक ही प्रोटॉन का मास होता ना, तो एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब टोटल हो गया, प्लस मास ऑफ, थोड़ा दूर लिखें, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। लेकिन न्यूट्रॉन्स, ये तो एक मास हुआ, एक न्यूट्रॉन्स का हुआ, टोटल कितने हो गए, जेड माइनस ए इक्वल्स टू जेड प्लस एन, तो ए माइनस जेड, यही हुआ। ये तो इसके कंपोनेंट्स हुए जिनका मास ग्रेटर था, माइनस इसमें से किसको सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस मास ऑफ एन लिख रहा हूं, ये न्यूक्लियस का, स्टेबल न्यूक्लियस का मास है एन का, मतलब तो मास डिफेक्ट आएगा नहीं आएगा। बस यही मास डिफेक्ट का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला, ये मास डिफेक्ट, क्योंकि स्टेबल का कम होता है और उसके कंपोनेंट्स हो तो उनका मास लार्ज होता है, तो इनके मास को ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये मास डिफेक्ट हो गया। क्या हो गया, मास डिफेक्ट। इसमें यही लिखना होता है, क्या लिख रहे हो सर, मास डिफेक्ट एक बार फिर समझा दो प्लीज, कौन है, रेजोनाइट या और कोई होगा तो मैं नहीं समझा रहा हूँ, इसके अलावा कोई और होगा तो समझा दूँ।
समझो मास डिफेक्ट क्या है? द स्टेबल न्यूक्लियस, द मास ऑफ द स्टेबल न्यूक्लियस इज लेस देन compared to mass of its components. Components का मतलब mass of protons and mass of neutrons. इनका मास इसके स्टेबल न्यूक्लियस से कम ही होता है, मतलब स्टेबल न्यूक्लियस का मास लेस देन होगा कंपेयर टू इट्स कंपोनेंट्स. अब ये कितना कम है कैसे निकालोगे? इन दोनों का मास का सम माइनस ये, तो इन दोनों के मास का सम कितना हो गया? नंबर ऑफ ये था प्रोटॉन्स और मास ऑफ प्रोटॉन्स, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स. अभी एक एक क्या आता है, इसको टोटल लाओगे तो क्या होंगे? प्रोटॉन्स कितने हैं? जेड. और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? ए माइनस जेड. इसको किस में सब्ट्रैक्ट कर, इनकी टोटल वैल्यू को 200 को 150 में से माइनस कर दिया, दैट इज ये आंसर आ जाएगा. अब बाइंडिंग यही यही इसका डेफिनेशन है मास डिफेक्ट का. और यहाँ ध्यान रखें मास का मतलब एनर्जी है यहाँ पे. ठीक है. सेपरेशन की एनर्जी चाहिए तो ब्रेकडाउन में उसी में तो गई है एनर्जी. स्टेबल क्यों होगी ये? अलग होने पे ज्यादा क्यों हुए? क्योंकि इनको ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिलीज हुई है. इसके बाद बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन वही है. बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन द न्यूक्लियस इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी. किसी न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है उसको ही नाम देते हैं बाइंडिंग एनर्जी. बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन द न्यूक्लियस, ब्रेकअप द न्यूक्लियस. द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस. ठीक है. द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस. और इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? अब क्योंकि E इक्वल टू क्या होता है? एम सी स्क्वायर. तो एम तो ये रहा, E इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर. तो डेल्टा एम ये रहा, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? C से. तो ये आंसर आ गया. मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस ये क्या आ गई? एनर्जी. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात करेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या आ जाएगा? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या आ जाएगा? डिवाइड कर देंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बी से लिख दो तो E बाई ए. E बाई ए कर दोगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड बाई ए. सही है. या कैसे भी लिख दो, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बी एन लिखना चाहो जैसे भी लिखो, मतलब एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट मास नंबर. ठीक है. एक कर्व होता है अपने पास बाइंडिंग एनर्जी कर्व, आपकी बुक में देखे हो तो, क्योंकि वो कर्व में ड्रॉ नहीं कर सकता, वो बात अलग है. आपके पास जो बुक है उसमें देख लेना, मैं उसको हल्का सा ड्रॉ कर सकता हूँ, क्योंकि उसकी वैल्यू ऐसे है कि उसको क्या कैसे ड्रॉ करना. वो कर्व वैसे पूछा नहीं जाएगा, कर्व दिया हो तो उसकी प्रॉपर्टी पूछ ले, वो बात अलग है. वैसे पूछा तो नहीं गया है, क्योंकि उसको ग्राफ देना होगा, उस ग्राफ की प्रॉपर्टीज को ही अपन एक्सप्लेन करते हैं और कुछ नहीं करते. ठीक है.
क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी कर्व, बाइंडिंग एनर्जी कर्व। अब ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व वैसे आपकी एनसीईआरटी में दिया होगा कर्व, उसकी स्टडी करते हैं अपन, उससे रिलेटेड 2 से 3 पॉइंट्स लिखते हैं और कुछ नहीं करते। आपने वो कर्व देखा होगा तो ऐसे जा रहा होगा, ऐसे होके फिर ये यहाँ पे क्या, फिर इसकी वैल्यू ऐसे डिक्रीज हो रही है, ठीक है। एक कर्व है ये, इतना डिक्रीज होने की जगह ऐसे। तो इसमें अब कहाँ कहाँ क्या क्या पॉइंट्स हैं, यहाँ ऊपर ही ऊपर तो एफ ही होगा सबसे ऊपर, फेरस, यानी कि इसकी वैल्यू हाईएस्ट होती है। ये कर्व आपकी बुक में आप देखें, पेज नंबर 444 पे, पेज नंबर 444 पे, ठीक है। ये 2H मतलब हाइड्रोजन, इधर H होता है, इधर H3, ऐसे अलग अलग वैल्यू है। हीलियम होता है, लिथियम होता है, हीलियम लिथियम, 1 2 3, 1 2 3, फिर कार्बन नाइट्रोजन, फिर है ऑक्सीजन, O16 और 18, O18, ये 18 है, ये 16 था। फिर बेंड हो जाता है, सल्फर होता है, बहुत सारे एटम्स होता है। तो इस ग्राफ में जो पॉइंट्स दिए हैं वही ध्यान रखने हैं आपको, कि इनके लिए वैल्यू मिनिमम होती है, इसके लिए वैल्यू बाइंडिंग एनर्जी। ये ग्राफ किस किस में है, मास नंबर, इधर तो मास नंबर है ए, और इधर कौन है, ई बी, यूं लिख लो, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी और मास नंबर में कर्व है। तो किसके लिए सबसे ज्यादा स्टेबल, क्या लिख रहे हो बेटा, सबसे आगे यू 238, अरे तो वो तो आगे है लेकिन उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई। तो सबसे ज्यादा वैल्यू बाइंडिंग एनर्जी किसके लिए होती है, फेरस के लिए। उसे पढ़ना, वो 4 5 पॉइंट्स है, वो इसी से रिलेटेड है, इस ग्राफ से रिलेटेड ही दिए हैं कि किसके लिए वैल्यू कितनी होगी, क्या होगी, वो ग्राफ ही एक्सप्लेन करना है, उसमें कोई अलग से एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है एक पार्ट, तो ये चैप्टर का कंप्लीट, चैप्टर का ये छोटा छोटा पार्ट्स था वो कंप्लीट हुआ। दूसरा पार्ट आता है रेडियो एक्टिविटी। अब रेडियो एक्टिविटी में रेडियो एक्टिविटी लो तो खत्म था, इधर से मास नंबर, वो क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ, मेन लाइफ, एवरेज लाइफ डिलीट है। केवल जो पढ़ना है वो पढ़ना है डी के लो, मतलब डी के पढ़ना है, अल्फा डी के, बीटा डी के, गामा डी के, क्योंकि वो डिलीट में नहीं दिए हुए, तो वो जरूर पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद चैप्टर लगभग लगभग एंडिंग पे आ गया है, चैप्टर में कुछ ज्यादा बचा नहीं है, तो आज ही चैप्टर की एंडिंग करेंगे, आज ही एंडिंग करेंगे, क्योंकि हाफ लाइफ, मेन लाइफ के मैं फॉर्मूले भी बता दूंगा, लेकिन वो है ही नहीं डिलीट पोर्शंस में, तो क्यों पढ़। इसके बाद है रेडियो एक्टिविटी। क्या होती है रेडियो एक्टिविटी, एक पार्ट खत्म, दूसरे पार्ट की बात कर रहे हैं। उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह ये डिलीट में अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल्स देखे थे, वो सब एक्टिविटी। इस रेडियो एक्टिविटी की बात करें तो मैडम क्यूरी, पी क्यूरी, उन्होंने डिस्कवर किया था। उन्होंने डिस्कवर करने का मतलब, उन्होंने ये देखा किसी जगह यहाँ पे स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। एक छोटे से वर्ड्स की बात करें तो स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन किसी भी एटम्स या न्यूक्लियर का रेगुलर डिसइंटीग्रेशन इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। उन्होंने यहाँ पे कोई भी एक रेडियो एक्टिव सैंपल लिया, उस रेडियो एक्टिव सैंपल्स की, रेडियम था वैसे, उस रेडियो एक्टिव सैंपल्स को क्या लिया, रेडियम, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, इधर मान लो पॉजिटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इधर नेगेटिव। तो इन्होंने क्या देखा, कुछ पार्टिकल्स तो पॉजिटिव के साइड में गए और कुछ नेगेटिव की साइड में गए, और कुछ जो थे वो कहाँ गए, स्ट्रेट। यानी कि जो पॉजिटिव की साइड में गए वो तो नेगेटिव थे, यानी कि उन्हें को बीटा पार्टिकल्स नाम दिया था, बीटा। और जो नेगेटिव के साइड गए वो अल्फा पार्टिकल, ये पॉजिटिव थे, और जो स्ट्रेट निकल गए वो गामा थे।
अल्फा की थोड़ी हाईएस्ट पे जाके मिल रही थी लाइंस, इनका मतलब ये अल्फा पार्टिकल जो होता है वो 2He4, इनके पास मास ज्यादा होता है, दैट इज एनर्जी ज्यादा होगी, तो ये ज्यादा लॉन्गर डिस्टेंस पे ऐसे मीट हो रहे थे। ये बीटा नेगेटिव पार्टिकल्स था और गामा न्यूट्रल था जो स्ट्रेट जा रहा था। ठीक है। रेडियो एक्टिव की डेफिनेशन पूछी जाएगी क्या, लिख लो ना, स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियस, स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियस। और उसमें से न्यूक्लियर स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन होंगे तो बहुत सारे पार्टिकल्स निकलते हैं, लेकिन मेजर क्वांटिटी में कौन होते हैं, अल्फा बीटा गामा, तो उनकी अपन स्टडी करते हैं, जिसमें से इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह तो डिलीट में है, इसलिए अब उनकी बात, वैसे आपको पता है कि अल्फा पार्टिकल का मास 2 टाइम्स, मास तो 4 टाइम्स होता है, प्रोटॉन का चार्ज 2 टाइम्स होता है, ये पॉजिटिव चार्जेबल पार्टिकल है, ये नेगेटिव है, न्यूट्रल है। ठीक, तो फर्स्ट लो आते हैं अपने सोडिफिकेशन डिस्प्लेसमेंट लो, जिसको रेडियो एक्टिव डिस्प्लेसमेंट लो की बात करते हैं। तो वो क्या होगा, रेडियो एक्टिव डिस्प्लेसमेंट लो, जिसको सोडिफिकेशन डिस्प्लेसमेंट लो के नाम से भी जानते हैं। कौन सा, सोडिफिकेशन डिस्प्लेसमेंट लो, सोडिफिकेशन डिस्प्लेसमेंट लो या डिस्प्लेसमेंट लो के नाम से जो आ जाए, रेडियो एक्टिव डिस्प्लेसमेंट लो, वो यही है। और डिस्प्लेसमेंट में कुछ भी नहीं पढ़ना, पढ़ना क्या है, फर्स्ट अल्फा डीके, सेकंड क्या पढ़ना है, बीटा डीके, और थर्ड क्या पढ़ना है, गामा डीके। इसको जाने दूं, थर्ड गामा डीके। अब देखो कुछ भी नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है, सिंपल से टॉपिक की बात कर रहे हैं। अल्फा, अल्फा का मतलब कितना होता है, 2He4, 2He4 होने का मतलब ये कोई भी पार्टिकल से, ये जेड है, ये ए है, तो क्या होगा, ये तो एटॉमिक नंबर तो कितना डिक्रीज हो जाएगा, 2, और एटॉमिक मास कितना डिक्रीज होगा, 4। ऐसा कहीं हो रहा हो तो वो कौन सा डीके, अल्फा डीके, यानी कि ये वाई फॉर्म हुआ, लेकिन ये कितना, Z-2 A-4, तभी तो ये अल्फा पार्टिकल्स इमिट होगा। अरे होगा नहीं होगा, होगा ना। अल्फा पार्टिकल इमिट कब होगा भाई, तुमने केमिस्ट्री में पढ़ी है, इक्वेशन क्या होनी चाहिए, बैलेंस, बैलेंस होनी चाहिए, तो अल्फा पार्टिकल्स इमिट हुआ, इसका मतलब एटॉमिक नंबर तो कितना डिक्रीज हो गया, और एटॉमिक मास कितना हो गया, 4, और एनर्जी रिलीज हो जाएगी, प्लस क्यू, क्यू तो एनर्जी है। ठीक है, यही क्या है, जिसमें एटॉमिक नंबर 2 लेस हो, एटॉमिक मास 4 लेस हो, उसको ही क्या नाम देते हैं, अल्फा डीके। क्या नाम देंगे, अल्फा डीके। और अल्फा डीके देंगे तो एक कोई एग्जांपल ले लो बेटा, ये एग्जांपल जरूर ध्यान रखना, क्योंकि इनके एटॉमिक नंबर्स, इंटरनल एनर्जी इनके जो एग्जांपल है वो आपको क्या याद नहीं रहेगा, एटॉमिक नंबर वगैरह। जैसे यूरेनियम की बात करें, यूरेनियम 92 238, इसमें से अल्फा डी के हुआ तो कितना हो गया, 92 है, तो 2 लेस होगा तो कौन आएगा, 90 पे कौन, 90 पे कौन, बोलो, तो याद होने चाहिए, इसलिए 90 पे थोरियम, TH आता है, इसलिए ये जरूर ध्यान रखें। कुछ एग्जांपल, 90, ये 234, 2He4 प्लस क्यू, तो ये यहाँ पे आएगा कौन, ये ध्यान रखना होता है, इसलिए टेबल में कुछ जो रेडियो एक्टिव हैं उनके नाम जरूर ध्यान रखें। ऐसे ही PO का भी एग्जाम्पल है एक, ये एग्जाम्पल इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप याद कर लें कुछ नाम, PO
84 होता है पोलोनियम का 84 और मास नंबर होता है 208। जब अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो 82 बचेगा और 82 पे कौन आता है? 82 पे कौन आता है? पीबी। कौन? पीबी लेड 82 204 2He4 प्लस क्यू। ऐसा नहीं कि इधर ही हो, यहाँ की वैल्यू देके समझने की कोशिश करना। यहाँ का देखे वो बोले अल्फा टी क्यू है तो यहाँ कौन आएगा ये भी आ सकता है, तो +2 करना है फिर और उसमें +4 होगा। लाइट इज 46 नहीं है, चेक कर लो टेबल में, आपके पास टेबल हो गई तो चेक कर लो। 40 लेट जो होता है वो 82 ही होता है। फिर बीटा डीके की बात करें तो बीटा डीके इधर जगह नहीं थी तो इधर गामा की जगह पहले बीटा की बात कर लेते हैं। बीटा डीके नंबर 2। अब बीटा डीके कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स, बीटा प्लस भी होता है, बीटा माइनस भी होता है। आप चेक करो, मैं तो नहीं कर रहा चेक। कैसे कैसे बताते हैं, विश्वास नहीं तो क्यों पढ़ते हैं यार। बीटा प्लस और बीटा माइनस दोनों होते हैं, बीटा माइनस और बीटा प्लस। इसमें 2 टाइप्स के होते हैं, तो पहले किसकी बात करें? बीटा माइनस कर लें, बीटा माइनस डीके। और बीटा माइनस में कुछ नहीं होता, जो एटॉमिक ये है एटॉमिक नंबर डजंट चेंज जेड ए, तो ये एटॉमिक नंबर में चेंज होगा, एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा? जब यहाँ पे ये चेंज होगा तो होगा, ए तो ऐसा का ऐसा ही होगा, ए में कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन ये कितना होगा? माइनस है तो +1। ध्यान रखना, माइनस में +1 होता है, प्लस में माइनस होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे निकलेगा कौन? माइनस। यही निकलेगा ना, माइनस निकलेगा तो एक वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, वैल्यू चेंज होगी तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस में प्लस और प्लस में माइनस। ध्यान रखना भाई, ऊपर की जगह यहाँ लगा लो, यहाँ पे इसके एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं हो, ऐसे ध्यान रख लो। और न्यू बार में एनर्जी निकलेगी, एनर्जी मतलब एंटी न्यूट्रिनो, एनर्जी का नाम है एंटी न्यूट्रिनो और कुछ नहीं है। और ऐसे ही बात कर लेते हैं इसकी बीटा प्लस डीके की। बीटा प्लस डीके की बात करोगे तो ये जेड ये ए, प्लस में माइनस होता है, ये ध्यान रखे बेटा। क्या होगा? प्लस में माइनस, एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं। यहाँ पे ई ये +1 ई नॉट, ये न्यू, ये एनर्जी निकलती है न्यूट्रिनो की फॉर्म में, न्यूट्रिनो, और कोई चेंजेस नहीं है। इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक नंबर से क्या, अरे कहाँ दिया इलेक्ट्रॉन? बीटा है वो, बीटा। इलेक्ट्रॉन निकलने से क्या एनर्जी, उसका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो उसकी पोजीशन ही चेंज हो गई भाई। बीटा प्लस बीटा माइनस एग्जांपल लें इनके, किसके ले रहे हो? पहले बीटा माइनस का, बीटा माइनस का ले लो, फास्फोरस और सल्फर। एग्जांपल, फास्फोरस से किसमें चेंज हुआ? सल्फर है? सल्फर में फास्फोरस का कितना 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 होता है? 1532। तो सल्फर पे कितना होता है? यहाँ पे बीटा कौन सा ले रहे हैं? माइनस, तो 16, ये 32 ही रहेगा, -1 0, और ये न्यूट्रिनो की फॉर्म में, एंटी न्यूट्रिनो की फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो जाएगी।
ठीक है। अरे जब चार्ज होता है उससे आता है, लेकिन चार्जेबल पार्टिकल्स पे इफेक्ट भी होता है भाई। और बीटा माइनस का देख लो, सोडियम नियोन Na Ne, सोडियम का कितना होता है 11 और नियोन का 10, ये होता है ना 11 22 10 22, यहाँ पे +1 E0 न्यूट्रिनो। थर्ड क्या बचा, गामा डी के, यही बचा अब। तो ये गामा, ये ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चन आते हैं ऐसे कैसे आ जाएंगे, बस वो पूछेंगे क्या होगा तो कुछ ध्यान नहीं रखना है। अल्फा डीके में तो 4, मास कितना होगा 4 डिक्रीज होगा, और एटॉमिक नंबर 2 डिक्रीज होगा। बीटा डी के 2 टाइप्स का होता है, बीटा प्लस बीटा -1, ए में कोई चेंज नहीं होगा, और बीटा प्लस में -1 एटॉमिक नंबर और माइनस में +1। सोडियम 23 मतलब Na का 23 बता, अरे 22 से भी चलता है काम यार। लॉयन किंग गुरुजी माफ कर दो, क्या हो गया तेरे को। लॉयन किंग, गामा डी के, गामा डी के में अब कोई चेंज ही नहीं होगा। थर्ड गामा डी के, अब गामा डी के की बात करेंगे तो ये एक्स, ये जेड, ये एक्स ही रहेगा जब एटॉमिक नंबर ही चेंज नहीं होगा। तो एटॉमिक नंबर ही चेंज नहीं हुआ, एटॉमिक मास चेंज नहीं हुआ। बस होता ये है कि ये किस स्टेट में होता है, एक्साइटेड स्टेट में, और स्टेबल स्टेट में आने के लिए एनर्जी रिलीज करता है। बस एक्साइटेड स्टेट में कोई हो तो वो क्या होगा, ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। एक्साइटेड स्टेट, ये किस में आ गया, ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट से किस में आता है वो, ग्राउंड स्टेट में, तो एनर्जी रिलीज करता है। डीके रेट, एल्गोरिथम रेट मतलब, जैसे एग्जांपल की बात करें, कोबाल्ट सीओ, सीओ में क्या हो गया, पहले तो 2760, इसमें स्टार्टिंग में तो मान लो बीटा डीके होता है, बीटा डीके, और बीटा डीके होने के बाद ये क्या हो जाता है, अनस्टेबल। बीटा डीके होगा तो बीटा डीके में एनआई निकिल किस में चेंज हो गया, 28 एनआई एटॉमिक नंबर में कोई चेंज हुआ ही नहीं। लेकिन ये किस स्टेट में होता है, एक्साइटेड स्टेट में। जब एक्साइटेड स्टेट में होगा तो ये रेगुलर क्या करता है, एनर्जी रिलीज करेगा और आएगा किसमें, स्टेबल फॉर्म में। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया, अब गामा डी के स्टार्ट हो जाएगा इसका। ये यहां से आया ये गामा डी के, और गामा डी के हुआ तो ये यहाँ क्या करता है, एनर्जी रिलीज होती है इसकी। फिर वापस गामा डी के जब तक होता रहेगा, एनर्जी रिलीज होती रहेगी जब तक ये स्टेबल स्टेट में नहीं आ जाता। होगा वही सब कुछ, यही होगा। एटम लास्ट में भी किस फॉर्म में होगा, 28 Ni 60, लेकिन किस केस में, स्टेबल में। स्टेबल एनर्जी रिलीज करता रहता है, 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अलग अलग 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अलग अलग, बस स्टेबल में आने के लिए और कुछ नहीं करता। इसके बाद रेडियो एक्टिव डीके लो गायब है सिलेबस से। डीके लो गायब है, डीके लो गायब होने का मतलब हाफ लाइफ, मेन लाइफ, एवरेज लाइफ वो गायब है, तो डीके रेट भी गायब होगी, डीके कांस्टेंट गायब होगा, क्योंकि वो सब उसी से रिलेटेड है। जब वो सब गायब है, वैसे हाफ लाइफ क्या होती है, कोई भी एटम 100 था उससे 5 ईयर्स में वो हाफ हो गया, नेक्स्ट 5 ईयर्स में हाफ हो गया, तो उनके फॉर्मूले निकालते हैं हाफ लाइफ के, मेन लाइफ के, रेडियो एक्टिव डी के कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालते हैं।
50% करेक्टेड, सब कुछ करेक्टेड। फिर आती है न्यूक्लियर रिएक्शन, लास्ट पार्ट चैप्टर का, लास्ट पार्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस। चैप्टर कंप्लीट करके ही छोड़ूंगा, आप छोड़ दो तो चैप्टर जब कंप्लीट हो गया अपने आप छोड़ दूंगा। न्यूक्लियर रिएक्शन, अब न्यूक्लियर रिएक्शन में कुछ ज्यादा मेरे को बताना नहीं है, आपने 9th-10th में बहुत पढ़ी है। फिजन फ्यूजन दो पार्ट्स में, मतलब एक तो स्टेबल होके हेवी न्यूक्लियर बना लेगा और एक ब्रेक हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस जरूर ध्यान रखें, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन में। बस न्यूक्लियर रिएक्शन टॉपिक। चैप्टर, हाँ फ्राइडे सैटरडे तक तो खींच दूंगा। इसके बाद बचा क्या, सेमीकंडक्टर और ईएमडब्ल्यू। तो पहले सीएम, कल सेमीकंडक्टर स्टार्ट हो जाएगा, वही ध्यान रहे, कल स्टार्ट होगा सेमीकंडक्टर। और उसके बाद ईएमडब्ल्यू, जो ईएमडब्ल्यू भी एक ही दिन का, एक दिन का भी क्या होता है आधे दिन का ही है, जब न्यूक्लियस पूरे एक दिन में हो गया। ईएमडब्ल्यू तो एक दिन तो खींच के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और सेमीकंडक्टर तो हो जाएगा सैटरडे तक तो आराम से। सेमीकंडक्टर में नहीं लिखाऊंगा तो 3 दिन में खींच जाएगा, तो लिखाने में उसकी थ्योरी बहुत है, उसकी थ्योरी बहुत ज्यादा है, बस वो है। न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होती है, आप सबको पता है, डायरेक्ट नाम पे आओ। कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की, कौन कौन सी, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, ये होती है ना। अरे होती ही नहीं होती। फर्स्ट न्यूक्लियर फिजन और सेकेंड न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें क्या होता है फ्यूजन में, अरे फ्यूजन में क्या होता है, सन में फ्यूजन होती है। और फ्यूजन में क्या होगा, कोई हेवी न्यूक्लियर स्प्लिटिंग इनटू स्मॉलेस्ट न्यूक्लियर। लिख लो, हेवी न्यूक्लियर splits up into smaller nuclei। इसमें क्या होता है, हेवी न्यूक्लियाई splits up into smaller nuclei। ठीक है, जैसे यूरेनियम की बात करेंगे, एक न्यूट्रॉन आके टकराया तो वो क्या होता है, टूटता जाता है, अभी उसकी भी बात करेंगे। पहले न्यूक्लियर फ्यूजन देख लें, फ्यूजन की डेफिनेशन देख लो, फिर वो चेन रिएक्शन की बात कर लेंगे। इसमें उल्टा लिख लो, 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई combine together and form a large nuclei। हाँ, लिख लो उसकी, इसमें स्मॉलर मिलके क्या बनेंगे, इसका उल्टा, 2 and more smaller nuclei are combined and form a heavy nuclei। पहले वाले का उल्टा, जस्ट रिवर्स। अब इसके मैं बात करता हूँ, इसको डेफिनेशन तो हो ही गई। इसकी बात करो तो ये यूरेनियम, यूरेनियम पे 92, 238, एक न्यूट्रॉन आके टकराया, जैसे ही कोलाइड हुआ तो कौन कौन बाहर आते हैं, 3 न्यूट्रॉन बाहर आएंगे, एक बेरियम होता है, एक क्रिप्टॉन होता है। ये 3 न्यूट्रॉन बाहर आए, ये 3 न्यूट्रॉन वापस यूरेनियम से जाके कोलाइड होंगे, फिर वापस 3 न्यूट्रॉन बाहर आएंगे, बेरियम क्रिप्टॉन निकलेंगे, फिर ये आगे जाके टकरा जाएंगे। तो ये रेगुलर रिएक्शन चलती रहती है, इसलिए इसको क्या नाम देते हैं, चेन रिएक्शन भी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, चेन रिएक्शन। अब यहाँ पे ध्यान देना बेटा, चेन रिएक्शन से तो ये तो एटम बम बन गया, ये एटम बम बनने के बाद, ये तो एटम बम है जो रेगुलर एनर्जी रिलीज कर रहे हैं जितनी बार भी इम्पैक्ट होगा। फिर इसी से अपन आरएपीपी, जो अपने कोटा के पास में ही आरएपीपी, राव भाटा एटॉमिक पावर प्लांट है, वहां पे एनर्जी इससे ही बने रिलीज होती है, इसी को यूज लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, यहाँ से इन्होंने, ये 2 टाइप्स की होती है चेन रिएक्शन, कौन कौन सी, कंट्रोल एंड
अनकंट्रोल्ड, कौन कौन सी? कंट्रोलेबल और अनकंट्रोल। देखो, तो एटम बम तो कौन सा है? अनकंट्रोलेबल। वो अनकंट्रोल होती है, रिएक्शन रेगुलर होती रहती है। अब इन्होंने क्या कर दिया, मान लो यहाँ से ये 3 न्यूट्रॉन्स एमिट हुए तो मैंने 2 को एब्जॉर्ब कर लिया। जैसे बेरियम है, कैडमियम की रोड्स होती है, वो इलेक्ट्रॉन्स को उनके पास कैपेसिटी होती है, क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, जब वो एब्जॉर्ब कर लेंगे तो फिर वैल्यू क्या होगी अपने पास? हेलो, हाँ, है कब? मैं मैं जस्ट अभी बात करता हूँ आपसे, 2 मिनट में क्लास चल रही है, अभी 5 मिनट छोड़ने वाला हूँ, अभी करता हूँ आपसे ना। क्या हो रहा है ये? दुनिया ही गोलमाल। बेरियम क्रिप्टॉन, इन दो को अपन ने क्या किया, एब्जॉर्ब किया है। एब्जॉर्ब किया है तो ये एक ही बचेगा। इससे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स 3 निकले, उन्होंने वापस 2 को एब्जॉर्ब कर लिया, एक बचा। तो ये क्या हो रही है, कंट्रोलेबल, कंट्रोल हो रही है, तो उसी रिएक्शंस को एटॉमिक पावर प्लांट्स वगैरह में यूज लेते हैं, वो होती है कंट्रोल चेन रिएक्शन। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसमें कंट्रोल और इनके डिफरेंस जरूर ध्यान रखें, डिफरेंस का मतलब दोनों में, न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन, वो जरूर इंपॉर्टेंट है, उनको जरूर पढ़ लें। इसके बाद होती है न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसकी डेफिनेशन लिखा ही चुका हूँ आपकी बुक में, सन पे होने वाली रिएक्शंस दी हुई है, वो याद हो जाए तो कर लेना, नहीं तो हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता नहीं है, लेकिन हर बुक्स में वो रिएक्शंस दी हुई है। और उसमें जो बम बनता है वो कौन सा होता है? बताओ। अरे कौन सा बम बनता है? हाइड्रोजन बम, हाँ। कौन सा बम बनता है? हाइड्रोजन बम। और जो हाइड्रोजन बम बनेगा वो जिस दिन फट गया, उस दिन यूरे वो उसको, एटम बम के तो 2, हिरोशिमा नागासाकी उड़ाने में 2 बम्स की रिक्वायर्ड थी, अलग अलग सिटी पे। वो एक अकेला बम ही लगभग लगभग 1-2 सिटी को तो खत्म कर देगा, वो उससे कहीं ज्यादा डेंजर है। ठीक है, चैप्टर्स फिनिश, लिखवा दो, लिख लेना, बुक में दिए हुए रीजन क्या लिखाऊंगा मैं भाई, डिफरेंस। डिफरेंस तो कहीं पे भी मिलेंगे तो आपको मिल जाएंगे यार डायरेक्ट ही। डेफिनेशंस हो गई पहली तो, फिर इसमें एनर्जी, दोनों में एनर्जी रिलीज होती है, एक में स्मॉलेस्ट पार्ट ग्रेटर होता है, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, सब पॉइंट्स मिलेंगे आपको। क्या गोलमाल है, गोलमाल आपके काम की चीज नहीं है रे। कोई एक्सपायर हो गया, उसका फोन आया था किसी सर की मम्मी वगैरह का, अभी बात करनी पड़ेगी, कौन हुआ था ये पता नहीं मेरे को, मतलब नाम तो उन्होंने बता दिया, अंकुर सर थे उनकी। तो अब क्या पता, अभी पता करूंगा, अभी मुझे पता नहीं है, ये गोलमाल है बस। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चैप्टर कल जो स्टार्ट होगा वो सेमीकंडक्टर होगा।